जय हिंद दोस्तों, मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनेक्स एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपने 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के इस इम्पोर्टेंट पॉलिटी सीरीज में आपके लिए एक नया क्वालिटी कंटेंट लेकर आए हैं, जो है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इस टॉपिक में हम आज ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको देखेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लैंग्वेज रिलेटेड देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा बेसिक्स पे चलते हैं। अगर तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या होता है, क्यों एक ऑफिशियल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और इतने सारे डिफरेंट प्रोविजंस क्यों है हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज एक ऐसा वे है, एक तरीका है जिससे कि हम अपने जो कुछ अपनी बात है, अपनी भावनाएं हैं या अपने इमोशंस है या फिर कोई भी ऐसा ऑफिशियल हो या पर्सनल हो या एक अलग अलग लेवल पर किसी भी चीज को जब एक्सप्रेस करना होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो हम लैंग्वेज के हेल्प से करते हैं। लैंग्वेज काफी तरह के होते हैं, जैसे आपको पता है पिक्टोरियल लैंग्वेज होता है, यानी कि अगर हम साइंस के हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर एंशिएंट टाइम्स में किया जाता था। फिर उसके बाद डिफरेंट डांस फॉर्म्स हो या फिर बॉडी लैंग्वेज हो, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। साथ ही साथ रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, तो हर तरह के लैंग्वेज होता है। लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भाई? देखिए, जब किसी भी कंट्री को या किसी भी स्टेट को गवर्न करना होता है, लाइक हम अगर पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जैसे मॉडर्न एरा था, जो मॉडर्न पीरियड के टाइम्स में अशोक जो थे वो उन्होंने भी बहुत सारे अपने मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए डिफरेंट पाली हो या प्राकृत लैंग्वेज में क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस लगाते थे, जिससे कि क्या होता था, अगर एक गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, अगर एक हमारा कुछ भी गवर्नमेंट का मैसेज हो या फिर हम हमारा कुछ मैसेज हो जो आपको कम्युनिकेट करना है, तो वहां पे उस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है कि किस तरीके से एक अथॉरिटी अपने रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हो या रेस्ट ऑफ द पब्लिक हो उससे इंटरैक्ट करती है। ठीक है, इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जैसे ही हम मिडाइवल पीरियड पे एंटर करते हैं, तो मिडाइवल पीरियड में हमने देखा कि किसका रूल था, अरब्स है ना, जो वेस्टर्न्स थे, वो वेस्टर्न लोग आए, अरेबिक लोग आए, पर्शिया से लोग आए। तो मोस्टली हमारा जो उस समय का स्टेट लैंग्वेज क्या हो चुका था, हर एक काम मैक्सिमम ऑफ द वर्क्स किस में होते थे, पर्शियन लैंग्वेज में होता था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट हुआ, इंडियन मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है, तो उस मॉडर्न पीरियड के टाइम पर भी हमने क्या देखा कि पर्शियन लैंग्वेज ही मेन हमारा जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का फॉर्मेट में बना हुआ था। लेकिन ब्रिटिशर्स का, क्योंकि अब देखिए, कभी रूल करना है किसी जगह पे, अगर हमको रूल करना है तो हमको उस जगह की लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी देनी है। वहां के, जब तक हम वहां का कल्चर, वहां के लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, ज्यादा टाइम तक किसी भी जगह पे कोई भी रूल नहीं कर सकता है। इतिहास गवाह है इसका। तो इसलिए उन्होंने क्या देखा, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, आधुनिक भाषा के जनक माने जाते हैं वो, और वॉरेन हेस्टिंग हो या फिर लॉर्ड मैकाले हो भारत में, इनका क्या मानना था कि एक लैंग्वेज जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होगा वो हम इंग्लिश लैंग्वेज रख लें। ठीक है, और बाकी जो बेसिक एजुकेशन यानी प्राइमरी स्टेज पर अगर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि देखिए रूल करना है तो सिर्फ हम कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेशन करके तो रूल कर नहीं सकते हैं ना, धीरे धीरे थोड़ा सा वेलफेयर, ताकि दूसरों को भी लगे, जो जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, जो भारतीय थे उस समय, उनको भी ये एहसास उनको दिलाना था कि नहीं भाई, हम तुम्हारे अच्छे के लिए आए हैं, हम तुम्हारा वेलफेयर करने आए हैं। तो ये भी चीज दिखाना था उनको। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले, बहुत सारा ऐसे प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि उनको अब इंडिया सारे
क्लर्क्स है या फिर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो सबके सब तो यूरोप से नहीं आ सकते थे ना। अब उनको इंडियन लेवल पे भी चाहिए, क्योंकि इंडिया जितना बड़ा कंट्री था उसको गवर्न करने के लिए एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत थी। तो इसके लिए बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन का उन्होंने शुरुआत तो किया। अब उस शुरुआत के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो रीजनल, जो प्राइमरी बेसिस का जो एजुकेशन होगा, जो बेसिक नॉलेज दिया जाएगा लोगों को, वो उनके रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में ही हो तो ज्यादा बेहतर है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो सारे के सारे हम इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, ये तो थी ब्रिटिशर्स के सिनेरियो के टाइम। फिर क्या हुआ, जैसे हमारा देश आजाद होता है 1947 में, आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसी समय बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज रिलेटेड भी प्रोविजंस पर बात आई। तो जो हमारे मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी भाषा है जो पूरे कंट्री में बोली जाती है, क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कोई एक सिंगल लैंग्वेज स्पोकन लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, किसी एक ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं, बल्कि हर एक कंप्लीट जो डाइवर्सिटी कहा जाता है इंडिया का, वो पूरे डाइवर्स सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया था। और अंग्रेजों ने, भले ही वो अपने ही बेनिफिट के लिए हो, उन्होंने एक लैंग्वेज, एक लॉ को जब पूरे कंट्री में लागू किया तो उससे क्या हुआ कि वो अननोइंगली पूरे इंडिया का जो डाइवर्सिटी, जो रीजनल गैप, जो लिंग्विस्टिक गैप था, वो सारे गैप को ही फुलफिल कर दिया। और जब वो गैप को फिल कर दिया तो वो गैप को फिल करने के बाद अब क्या हुआ, अब जो गैप खत्म हो चुका है तो सब लोग एक दूसरे की बात, अब अपनी सब लोग अपना प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। एक कॉमन एनिमी मिल गया पूरे कंट्री को, जो कि क्या था भाई, तो ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल से आजादी चाहिए थी। तो आजादी के बाद लेकिन जब यही सिनेरियो देखा तो अब तो कोई ब्रिटिशर रूल रहा ही नहीं ना। तो अब बात आई कि पूरे कंट्री का एक सिंगल लैंग्वेज रखना है। तो जब पूरे कंट्री के एक सिंगल लैंग्वेज की बात आती है तो वहां पे सोचा गया कि चलो हम हिंदी को रख सकते हैं, लेकिन ये देखा गया कि हिंदी लगभग 30 से 45% के लोग ही बोलते थे, और बाकी जो 60% लोग हैं वो अदर लैंग्वेज लाइक तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, आपका कन्नड़ हुआ, मराठी हुआ, ये बंगाली हुआ, ये लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, ये लोग अदर लैंग्वेज स्पीकिंग है। तो इनके, क्योंकि हमारा कंट्री बाद में गवर्न करने की स्थिति बनाई जा रही थी, तो ऐसी स्थिति बनाई जा रही थी ताकि इक्वालिटी हो। तो अगर हम किसी चीज को जबरदस्ती थोपेंगे तो फिर वहां तो इक्वालिटी का प्रोविजन रहा ही नहीं ना, वो तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ही चेंज हो जाता। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, ना कि नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जो बोले जाते हैं, वैसे तो हर बोला जाता है हमारे यहाँ की हर 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे हमारी भाषा बदल जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए इन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, अभी के लिए हम हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा, यानी 10 साल 20 साल का जो भी गैप हम लेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश को हटा दें और हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा बना दें। लेकिन 1965 के आसपास जब आपने देखा है कि जो हमारे जैसे जैसे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, उस समय भी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। तो इस तरीके से भाषा के आधार पे जो सदर्न स्टेट्स थे, जो दक्षिण भारत के राज्य थे, वो बहुत ही ज्यादा रिवोल्ट कर जाते थे कि हम हिंदी जबरदस्ती क्यों बोले, जब हमारा मदर टंग हिंदी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं हिंदी को अपने ऊपर लाना। तो इसलिए इस डिबेट को, इस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए 1963 में द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हमारी राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे। और आज भी धीरे धीरे अगर हम देखें तो अभी भी लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी कन्फ्लिक्ट्स, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो उसमें भी साउदर्न स्टेट्स का जो तमिल है, जो तमिल स्पीकिंग स्टेट्स हैं,
वहां पे अभी भी लोग बोलते हैं कि हम क्यों हिंदी जबरदस्ती बोलें, चाहे आप बंगाल चले जाइए या महाराष्ट्र चले जाइए। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस है, और जाहिर सी बात है ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस हमेशा रहेंगे अगर इंडिया जैसा कोई भी डाइवर्स कंट्री है तो, क्योंकि डाइवर्सिटी, जिस तरह से हम डाइवर्सिटी में यूनिटी अगर हमको रखना है तो हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इसी के कंटेक्स्ट में अब हम अपना जो बेसिक प्रोविजंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इसको देखते हैं। आइए देखिए, तो पार्ट 17 आप सबको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है वो पार्ट 17 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक डिवाइडेड है। ठीक है, इस पूरे प्रोविजन, इस पूरे पार्ट में मेनली 4 चैप्टर्स हैं। पहला ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, दूसरा रीजनल लैंग्वेज, तीसरा लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट, बिल, ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा, एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल डायरेक्टिव्स या स्पेशल डायरेक्शंस कुछ दिए गए हैं पर्टिकुलर। तो सबको हम एक एक करके कैटेगरी में डिवाइड कर हमने किया है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन्हीं में से कुछ आर्टिकल्स एग्जाम्स में उठाकर पूछे जाते हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं हम एक एक को। देखिए चैप्टर 1 यानी कि आर्टिकल 343, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। आर्टिकल 343 क्या बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन का, मेक श्योर कि यहाँ टर्म यूनियन लिखा गया है, इंडिया नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो आई थिंक यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन मुझे मिला था कहीं, तो उसमें लिखा हुआ था कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो इसलिए उसको बहुत कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि वहां पे ये टर्म इंडिया, यहाँ यूनियन टर्म यूज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहां पे टर्म इंडिया दिया गया था। तो मेक श्योर कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि क्या होगा, हिंदी। ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। साथ ही साथ जो न्यूमेरल्स होंगे यानी जो नंबर्स हम यूज करेंगे वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन सिस्टम्स के होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब सेकेंड आर्टिकल इसमें है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर एग्जाम पर्पस। दिस इज आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 ये प्रोवाइड करता है कि लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कुछ भी बात होगी तो उसके लिए कमीशन या कमेटी बनाने की बात करता है। जैसे बीजी खेल कमेटी, जो एक आगे हम लोग पढ़ेंगे, बीजी खेल कमेटी बनाया गया था। तो आर्टिकल 344 में जो कमीशन बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, साथ ही 344 के सब पार्ट 4 में ये कहा गया है कि जो अपॉइंटमेंट होगा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है लैंग्वेज के ऊपर अगर रिक्वायर्ड हो, जिसमें कि टोटल 30 मेंबर्स होंगे, और ये 30 मेंबर्स में 20 लोकसभा मेंबर्स होंगे और 10 राज्यसभा मेंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं रीजनल लैंग्वेज। अब ये तो सेंटर के लैंग्वेज की बात हो गई। अब रीजनल लैंग्वेज यानी कि हमारे जो कंट्री है, हमारा स्टेट है, जो इंडिया स्टेट, इसमें बहुत सारे स्टेट्स पाए जाते हैं। जैसे आपका अलग अलग राज्य है तो उनकी भाषा अलग है, उनका संस्कृति अलग है। तो भाई अगर उनके बीच में अगर वो अलग लैंग्वेज रखते हैं तो उनके बीच में तो कम्युनिकेशन का कुछ एक जरिया होना चाहिए ना। इसको दूर करने के लिए आर्टिकल 345, 346 और 347 में प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 345 ये कहता है कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य जो है वो अपना एक या एक से अधिक, ठीक है, वन और मोर देन वन लैंग्वेज को एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है। हिंदी अगर, या फिर हिंदी को करे, या फिर 8th शेड्यूल में और भी कोई जो लैंग्वेजेस मेंशन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आर्टिकल 346 ये बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जब दो स्टेट के बीच का भी तो ऑफिशियल मैटर होता है ना, तो जब दो स्टेट के बीच के ऑफिशियल मैटर की बात करते हैं तब वहां पे लैंग्वेज क्या होगा, तो वहां पे हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जो भी कंट्राडिक्शंस आ रही थी, हिंदी हर जगह कंफर्टेबल नहीं है लोग, इसलिए
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 के तहत ये प्रोविजन किया गया कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारे कंट्री की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 347 ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है एक माइनॉरिटी सेक्शन के रिगार्डिंग, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि अब देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या, यानी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जितना भी प्रोसीडिंग्स होता है, जो भी काम किया जाता है वहां पे, वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर जितने भी आपके लॉज आते हैं, डिक्री होता है, ऑर्डिनेंसेस आते हैं, ये सब के सब मेनली हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 349 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको। इसमें कुछ ऑफिशियल प्रोविजंस दिया गया है कुछ पर्टिकुलर लॉज के रिगार्डिंग जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या बनता है, आर्टिकल 350, 350A एंड 351। ठीक है, चलिए ये 4th चैप्टर स्पेशल डायरेक्टिव्स का जो चैप्टर है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को कोई भी ग्रीवेंस का रिड्रेसल करवाना है, यानी कि कभी किसी को कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, तो वो किसी भी लैंग्वेज, जो स्टेट या यूनियन का कोई भी लैंग्वेज है, वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है और उसका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल 350A मेक श्योर कि इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से ऐड किया गया था। और ये क्या कहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी ये चीज को सपोर्ट करते थे कि जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में ही दिया जाना चाहिए। इसी की बात यह आर्टिकल कहता है कि इंस्ट्रक्शंस जो भी प्राइमरी एजुकेशन में हो, बच्चे हो, उनको देना है तो उनके लिए मदर टंग का यूज करना चाहिए। और ये प्रोविजंस अभी रिसेंट NEP 2020 में भी दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 350B की। ये 350B क्या है, बस आपका जिस तरह से बहुत सारे स्टेट या रीजन्स में हमारा अलग अलग जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस है, यानी माइनॉरिटीज के द्वारा जो लैंग्वेज बोला जाता है, उनके लिए लिंग्विस्टिक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, उसका प्रोविजन है। इसके बाद आर्टिकल 351, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि इसमें क्या कहा गया है कि हम हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट और प्रमोशन करेंगे। और आपको पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से लैंग्वेज का सारा प्रोविजंस किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज, या फिर आपका स्पेशल डायरेक्शंस है। फिर आपके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 343, 344, 350, 351 एक्सेट्रा। अब हम ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम पर्पज से काफी सिग्निफिकेंट है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी प्रोवाइडेड है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस बनाएगा, या फिर अगर कोई प्रीवियस प्रोविजंस है और उसमें चेंज लाना है तो 368 जो हमने पहले अपना अमेंडमेंट पढ़ लिया है, इस आर्टिकल 368 के तहत इसमें चेंजेस या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। सेकेंड, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था और इस एक्ट के तहत इंग्लिश 2 यानी इंग्लिश भी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी राष्ट्रीय भाषा बनाई गई। लेकिन ये कब से हुआ? 26 जनवरी 1965 से ये लागू हुआ है। ठीक है, इसके बाद 8th शेड्यूल, आपको पता है 8th शेड्यूल में सारे लैंग्वेजेस दिए गए हैं, जिसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है
और ये 22 लैंग्वेज में से ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था तो इसमें 14 लैंग्वेज रखे गए थे और बाद में इनमें कुछ लैंग्वेज ऐड किए गए हैं, ऑलमोस्ट 8 लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं। देखिए असमीज, जो बेसिक क्या क्या लैंग्वेज 14 थे स्टार्टिंग के, वो असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, मराठी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू, ये 14 लैंग्वेजेस मेंशन किए गए थे, जिसमें बाद में 15वां लैंग्वेज यानी 15 भाषा जोड़ी गई जो सिंधी थी। ये 21वां संविधान संशोधन यानी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड किया गया। फिर इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेज फिर ऐड किए गए 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये लैंग्वेज ऐड किया गया 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। देखिए बहुत इजी है, बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको याद रखना। दिस इज 21 और ये है 71, 21 और 71 को ऐड कीजिए 92 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ 6 ऐसे क्लासिकल लैंग्वेज है जिनको एक 6 लैंग्वेजेस है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जिसमें सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज था तमिल, इसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया, और सेकंड वाज संस्कृत, जिसको 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया। बाकी तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये हमारे क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को ये बताया गया था कि हिंदी हमारी राजकीय भाषा होगी, और इसलिए इस डेट को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक और डेट है ग्लोबल यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद ये देखिए, हिंदी को जब कांग्रेस का डिफरेंट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे अधिवेशन हुआ करते थे, तो उन्हीं अधिवेशन में एक अधिवेशन ऐसा हम अभी आपको बताने जा रहे हैं जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 का जो सेशन था, जो कि जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे, ठीक है। इस अधिवेशन में ही पहली बार ये बात कही गई कि हिंदी को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय भाषा बनाई जाएगी, और इसके रिगार्डिंग जो प्रपोजल आया था वो प्रपोजल पास कब हुआ 1925 के सेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, बिहार में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज आप कह सकते हैं, पहला हिंदी और दूसरा उर्दू, जिसको 1989 से लागू किया गया था। इसके बाद संस्कृत है, जो एक ऐसा राज्य है उत्तराखंड जिसका जो पहला राज्य बना जिसने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, और ये कब 2010 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक कंटेंट मिस हो रहा है, मैं लिखती हूँ। देखिए 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में क्या बनाई गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट की, और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हिंदी को रिप्लेस करना होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज अभी हम ऑफिशियल लैंग्वेज रख रहे हैं, उस ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। और इस रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी 1957 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो G.B. पंत, श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं कि आज अभी के डेट में जो रिसेंट डेटा हमने निकाला है, वैसे आप भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा इफ यू आर
नॉट फीलिंग स्ट्रेस्ड। तो इसमें क्या कहा गया है कि सबसे ज्यादा अभी जो लैंग्वेज बोले जाते हैं पूरे वर्ल्ड में वो है इंग्लिश। पहले मंdarin था लेकिन अभी इंग्लिश हो गया है। 1.34 बिलियन लोग इसको बोलते हैं। सेकेंड है मंdarin, थर्ड है हिंदी। ठीक है, कौन सा है? थर्ड है हिंदी। इसके बाद है स्पेनिश, फिर अरेबिक, बंगाली एंड फ्रेंच। फ्रेंच 7th पर आ चुका है, बंगाली 6th पर आ चुका है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। लगभग 40 से 45% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। और इसके बाद बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु और तमिल। ठीक है, तो इतने सारे ये लैंग्वेजेस के रिलेटेड जितना भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सभी के सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ इस पार्ट को। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।